इंपॉर्टेंट आर्टिकल आर्टिकल 14 है। आर्टिकल 14 के अंतर्गत समानता का अधिकार दिया गया। समानता को समझने से पहले हम समानता को समझेंगे और समानता को समझेंगे। समानता दो तरीके से होती है, कृत्रिम प्राकृतिक। कृत्रिम इसको दूर किया जाता है, प्राकृतिक द्वारा हमें दी गई, उसको दूर नहीं किया सकता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। मैं ऋषभ कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने खुद के चैनल ऑल टाइम कॉम्बो में। पॉलिटी का मैंने 1 से लेके 6 वीडियो तक खत्म कर दिए हैं। इन वीडियो में मैंने संसदीय व्यवस्था क्या होती है, अध्यक्षीय व्यवस्था क्या होती है, संघात्मक क्या होता है, संसदीय व्यवस्था की संस्थाएं कितनी होती हैं, आगे बढ़ते बढ़ते मैंने नागरिकता पे आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 बताए। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे की वीडियो मैंने बनाई थी। उसके बाद धीरे धीरे आर्टिकल 12 पे हम लोग गए, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 13 आच्छादन का सिद्धांत बताया। अब धीरे धीरे बढ़ते हुए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जिसको कि कहते हैं आर्टिकल 14 समानता का अधिकार। ये आपने बहुत जगह पढ़ रखा होगा, लेकिन मैं आपको कोशिश करता हूं कि और डीपली मैं इसको बता सकूं। ये आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट है कि जितने भी नियम कानून संसद या अन्य संस्थाएं, सरकार, स्टेट गवर्नमेंट नियम बनाती है, इसको ध्यान में रख के बनाती है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, चलिए आइए इसको समझते हैं। एक और छोटी सी बात, आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, तकरीबन ये वीडियो 1 से 1.5 घंटे का वीडियो होगा, 1.5 से 2 घंटे का भी वीडियो होगा। इस वीडियो को 1.5 और जो इससे भी तेज 2.50 स्पीड में देखिए, जिससे कि ये 1.5 घंटे का वीडियो 1 घंटे में कवर हो सके। आपको बोझिल लगेगा, जिनको डीपली देखना है तो प्लीज इसको देखिए। चलिए हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, अपने संविधान का आर्टिकल 14 समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14 बोलते हैं समानता का अधिकार। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये। समानता का अधिकार क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। समानता का अधिकार ये होता है, संविधान कहता है कि संविधान के अंतर्गत चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई व्यक्ति विशेष हो, इन दोनों में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ये दोनों इक्वली संविधान को देखेगा। इसके लिए जो सबसे बड़ी संस्था है देश की, वो भी इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अपने नियम बनाएगी। कैसे? इसके अंतर्गत 2 चीजें बताई गई हैं, जिसमें कि पहली विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष क्षमता, सेकंड विधि का समान संरक्षण। एवी आर्टिकल 14 का इसमें 2 पॉइंट बताए गए हैं, विधि के समक्ष समता, विधि के समान संरक्षण। इसको आगे बढ़ने से पहले कुछ 2 पॉइंट ऐसे भी हैं, पहले हम उनको थोड़ा देख लेते हैं, जिससे कि आपकी नॉलेज और थोड़ा डीपली हो सके। तो यहाँ समानता की बात की गई है, तो समानता में असमानता क्या होती है, असमानता क्या होती है, समानता क्या होती है। इस चीज पे हम चर्चा करेंगे। चलिए चर्चा करते हैं। तो चलिए, असमानता 2 तरीके से होती है, एक प्राकृतिक होती है, एक कृत्रिम होती है। प्राकृतिक क्या होती है? प्रकृति ने लोगों को अलग अलग तरीके से बनाया है। कोई फिजिकली हैंडीकेप्ड है, जिसको कि दिव्यांग बोलते हैं, किसी के कोई प्रॉपर तरीके से फिट है। तो हम अगर चाहें तो इसको चेंज नहीं कर सकते, मतलब संरक्षण नहीं दे सकते।
कृत्रिम क्या होती है? ये प्राकृतिक मैंने बताया। कृत्रिम क्या होती है? इसमें दूसरा पॉइंट कृत्रिम होता है। कृत्रिम क्या होती है? कृत्रिम वो अवस्था होती है जिसके अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, मतलब विधि द्वारा कोई कानून बनाया गया है या संसद द्वारा कोई कानून बनाया गया है, सरकार द्वारा कोई कानून बनाया गया है, जैसे शिक्षा का अधिकार बनाया गया है, तो इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति विशेष या व्यक्ति जाति को संरक्षण नहीं मिल पा रहा है। इस स्थिति में कृत्रिम व्यवस्था को उजागर करते हुए हम इसको दूर कर सकते हैं। तो असमानता दो तरीके से होती है, एक तो प्राकृतिक, एक कृत्रिम। ये आपको समझ में आ गई, आपको उतार लीजिए। उसके बाद असमानता क्या होती है, इसको उतारिए पहले, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। समानता क्या होती है? ये दो होती है, औपचारिक, वास्तविक। इसको थोड़ा सा लिखते हैं। समानता क्या होती है? प्राकृतिक, दूर नहीं की जा सकती, नहीं की जा सकती। कृत्रिम दूर की जा सकती है, दूर की जा सकती है। ठीक है। अब समानता औपचारिक और वास्तविक। समानता औपचारिक और वास्तविक। औपचारिक कौन सी अवस्था होती है? वास्तविक कौन सी अवस्था होती है समानता में? औपचारिक क्या होता है कि किसी व्यक्ति विशेष को कोई अलग से विशेष प्रावधान नहीं दिया जाता है। जैसे कि मूवी की टिकट होती है तो सभी लोगों की ज्यादातर टिकट होती है, चाहे उसमें वयस्क रहे चाहे चाइल्ड रहे, उसमें कोई कंसेशन नहीं रहता है। कभी कभी ऐसी कंडीशन डाली जाती है, तो इसको औपचारिक बोलते हैं। वास्तविक क्या होती है? रेलवे में आप सफर करते होंगे तो फिजिकली हैंडीकैप्ड प्लस आपका फिजिकली हैंडीकैप्ड प्लस जो सीनियर सिटीजन है उनको जो विशेष प्रावधान किए जाते हैं, यानी टिकट में कुछ कंसेशन किया जाता है, उसको वास्तविक मतलब यहाँ जरूरत होती है उसको बोलते हैं। औपचारिक यहाँ थोड़ा सा लिख सकते हैं आप। औपचारिक क्या होती है, वास्तविक क्या होती है? वास्तविक रेलवे में, रेलवे में सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन लिख लिए, थोड़ा सा छोटा सा दिख रहा हो। औपचारिक कोई विशेष प्रावधान नहीं, कोई विशेष प्रावधान नहीं। आपको समझ में आ गया होगा, उसको उतारिए। अब हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक, विधि के समक्ष समता, विधि का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता क्या होती है, विधि का समान संरक्षण क्या होता है? आइए चलिए इसको जानने की कोशिश कीजिए। स्टेट गवर्नमेंट होती है या सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, कोई भी नियम बनाती है, पहले तो हम इसको समझते हैं समक्ष समता क्या, समक्ष समक्ष समता इसका मतलब क्या होता है? चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे व्यक्ति हो, अगर कानून भंग करता है तो कानून के हिसाब से उस पर नियम और कानून रूल लागू होंगे। ऐसा नहीं है कि अगर ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री हो गया या कोई व्यक्ति होगा वो देश के विपक्ष में या देश के व्यवस्था को खराब करता है, मतलब एक प्रकार से अव्यवस्थित जो संविधान ने चीजें दे रखी हैं, अगर वो कानून को भंग करता है तो कानून सबके लिए समान है। यहाँ ये सबक समता बताया। विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण से यहाँ तात्पर्य है अगर कोई व्यक्ति, मान के चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक व्यक्ति विशेष है, उस व्यक्ति के घर में कोई चोर घुस आया तो चोर
अपने साथ में एक हथियार लेके आया था। उसने बंदूक की तरफ गन पॉइंट सामने की, जैसे ही मारने की कोशिश की तो इतने में उस व्यक्ति के पास भी था, क्या था, उसके पास भी गन थी। उसने उसके दबाने से पहले गन दबा दी, जिसमें कि सेल्फ डिफेंस उसकी मौत हो गई, जो व्यक्ति चोरी करने आया था। तो इस स्थिति में क्या हो सकता है? इस स्थिति में आपको क्या लगता है कि सेल्फ डिफेंस में उसने मारा है तो उसको सजा नहीं मिलेगी? तो ऐसा कतई नहीं है। विधि का समान संरक्षण से मतलब है कि उसको सजा मिलेगी, उसको 5 ईयर की सजा मिलेगी अगर ये काम करता है। तो विधि का समान संरक्षण ये कौन देखेगा? इसको बिठा देते हैं, समझ में आ गया होगा आपके। विधि के समक्ष समता, सबसे पहली बात ये इंग्लैंड से लिया गया। इंग्लैंड, डाइसी कानून विशेषज्ञ थे। विधि के समक्ष समता क्या होती है? राज्य जो भी कानून नियम बनाएगा विधि के समक्ष समता को ध्यान में रख के बनाएगा, यानी किसी व्यक्ति विशेष के लिए कोई कानून नहीं बनाएगा। अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट कोई नया रूल्स लेके आती है, या सेंट्रल गवर्नमेंट कोई रूल्स लेके आती है, या कोई संस्था कोई भी रूल्स लेके आती है, तो किसी विशेष व्यक्ति पर वो ज्यादा फोर्स नहीं करेगी, यानी कि उसको विशेष प्रावधान नहीं देगी। अगर वो प्रावधान देती है तो वो संविधान के विपरीत माना जाएगा। अगर ऐसा माना जाता है तो वो अवैध माना जाएगा। इसके लिए प्रोसीजर ऑफ कोर्ट है, आप कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में जाने के बाद इन चीजों को आप वहां पे लागू करवा सकते हैं, संविधान जो कहता है। ठीक है, तो विधि की समक्ष समता इंग्लैंड इंग्लैंड के एक कानून विशेषज्ञ प्रोफेसर डाइसी ने कहा कि कोई भी देश का संविधान किसी भी देश की व्यवस्था कानून के लिए समक्ष समान होगी, चाहे कितना भी बड़ा वहां का नेता हो, चाहे एक छोटा सा निम्न स्तर का व्यक्ति हो, यहाँ सब समान है। कानून की नजर से सभी लोग समान है। अगर प्रीवियस हिस्ट्री में अगर इंडिया के अंतर्गत देखा जाए तो साहूकार वर्ग थे, तो बहुत सारे साहूकार वर्ग थे, एक बहुत निम्न वाले वर्ग थे, उनका शोषण होता था, तो वो कहीं अपील नहीं कर पाते थे, तो उनका शोषण होता ही चला गया। लेकिन आगे जाके संविधान आगे जाके समक्ष समता बनाया, मतलब इंग्लैंड पहले बना गया था, वो पुरानी वादी बात है। लेकिन हम अपने संविधान इसके विधि के समक्ष समता इस तरीके से बनाया गया। मतलब विधि के समक्ष समता का मतलब हुआ कि विधि के समान सभी को समान नजर से देखेगा राज्य। या राज्य का मतलब जो देश का सबसे बड़ा अपने देश को चलाता है, जैसे कि उसमें सरकार होती है, या संसद होती है, नियम कानून होते हैं, तो जो भी नियम कानून है समक्ष समता के अंतर्गत होंगे। अब इसके अंतर्गत क्या होगा? अगर नियम कोई भी अगर बन रहा है तो पहला ये लिखित होना चाहिए। विधि के समक्ष समता का मतलब है कि अगर आपने नियम बनाया तो बाकायदा आप इसको लिखा होना चाहिए कि किस तरीके से ये आर्टिकल 14 समानता के अधिकार पर फिट बैठता है। विधि का समान संरक्षण, हाँ, तो पहले हम विधि के समक्ष समता ये किस तरीके से इस पे समान बैठता है, अब इसको लिखिए। उसके बाद हम आगे बात करेंगे किसी वर्ग या व्यक्ति को विशेषाधिकार नहीं। विधि के समक्ष समता का मतलब होता है कि ये लिखित होना चाहिए, यानी कि जो भी गवर्नमेंट है कोई भी रूल्स बना रही है, कानून बना रही है, तो इसको लिखा हुआ होना चाहिए, लिख के दे
कैसे? आर्टिकल 14 पे फिट बैठती है। सेकंड, आपका किसी व्यक्ति या किसी वर्ग को एक विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा। यहाँ विशेषाधिकार से तात्पर्य होता है, या हम रिजर्वेशन को ही ले लेते हैं। रिजर्वेशन अगर दिया जाएगा, जैसे पटेल आरक्षण है, एक पर्टिकुलर जाति के नाम पे आरक्षण दिया गया था, ठीक है। यहाँ पूरा सबको समान लेके नहीं दिया गया था, इसलिए उसको रद्द कर दिया गया था। डीपली आगे मैं बताऊंगा आपको। तीसरा, प्रक्रिया स्पष्ट होनी चाहिए। जो भी प्रक्रिया बनाई है वो प्रक्रिया स्पष्ट रूप से स्पष्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब कुल मिला के ये है कि समक समता आपको रखनी है। ये आर्टिकल 14 के समानता के अधिकार 14 के फर्स्ट में आता है, ठीक है। आर्टिकल विधि का समान संरक्षण के लेके हम बात करते हैं। इसमें समान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जाएगा। कैसे? इसको समझने की कोशिश करते हैं। कैसे? ये परिस्थितियों के अनुकूल होगा। यहाँ क्या है, विधि के समान संरक्षण परिस्थितियों के हिसाब से यहाँ दिया जाएगा। कैसे? परिस्थितियों के हिसाब से दिया जाएगा कि जो समान लोग हैं, मान के चलिए जैसे कि महिलाएं हैं, इसको थोड़ा सा अलग से रिजर्वेशन दिया जा सकता है। बच्चों के लिए अलग से रूल्स बनाए जा सकते हैं, जिसमें कि 1 से 8 तक के बच्चों के लिए 86वां संविधान संशोधन चल रहा है, 6 से 14 वर्ष के निःशुल्क सहायता वाला। उसके बाद महिला उत्पीड़न, महिला को विशेष आरक्षण दिया जा सकता है, या किसी जो निचले दबके हैं जिनको विशेष संरक्षण की जरूरत है उसको संरक्षण दिया जा सकता है। तो समान संरक्षण समान लोगों के लिए, मतलब विशेष परिस्थितियों में, परिस्थितियां यहाँ विशेष होनी चाहिए, मतलब परिस्थितियां एक प्रकार से विशेष होनी चाहिए। इसी आधार पे यहाँ पे समान लोगों के साथ समान व्यवहार, असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जा सकता है। ये थोड़ा एक्सेप्शन हो जाएगा इसमें, क्योंकि मैंने आपको विधि के समान संरक्षण, चाहे व्यक्ति कोई भी हो, चाहे अपर लेवल का व्यक्ति हो, चाहे लोअर लेवल का व्यक्ति हो, सबको एक तरीके से देखा जाएगा। लेकिन यहाँ पे परिस्थितियों के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे थोड़ा विभेद किया जा सकता है। जैसे इसके लिए परिस्थितियों में समान लोगों के साथ समान व्यवहार, समान लोगों के साथ समान व्यवहार, असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार। विधि का समान संरक्षण ये यूएसए से लिया गया, ठीक है। इसको आप याद रखिए, आपको समझ में आ गया होगा। आर्टिकल 14 का जो आर्टिकल बी है, ये जो बात है समान लोगों के साथ समान व्यवहार, असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार, ये आपको अरस्तु नाम के एक दार्शनिक थे, उन्होंने ये बात को कहा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश कीजिए। तो मैं एक बार आपको रिपीट करा दूं, अगर आपने लिख लिया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल 14 है। आर्टिकल 14 के अंतर्गत समानता का अधिकार दिया गया है। समानता को समझने से पहले हम असमानता को समझेंगे और समानता को समझेंगे। समानता दो तरीके से होती है, कृत्रिम, प्राकृतिक। कृत्रिम जिसको दूर किया जा सकता है, प्राकृतिक जो प्रकृति द्वारा हमें दी गई है उसको दूर नहीं किया जा सकता। समानता औपचारिक और वास्तविक। औपचारिक, यहाँ कोई विशेष परिस्थिति में विशेष प्रावधान नहीं है। औपचारिक यहाँ प्रावधान है, जैसे कि रेलवे में जो टिकट वयस्क लोगों के लिए होती है, तो वहां पे विशेष परिस्थिति में ये टिकट दी जा सकती है। उसके बाद इसके अंतर्गत दो, विधि के समक समता, विधि का समान संरक्षण। विधि के समक समता
अगर कोई भी सरकार, कोई भी कानून, कोई भी नियम संसद द्वारा बनाया जाता है, किसी संस्था द्वारा बनाया जाता है, या एक एक प्रशासन चलाने वाली संस्था द्वारा, प्रशासन में प्रशासनिक वर्ग भी, प्रशासन वर्ग भी होगा जिसमें प्रशासन वर्ग की संस्था होती है, जैसे गवर्नमेंट की संस्था होगी, रेलवे की संस्था होगी। अगर इस तरीके से एक प्रकार से लोगों का जो भला करती है, अगर ये नियम बनाती है, तो विधि के समक्ष समता का देख के बनाया जाएगा। ऐसा नहीं किसी पर्टिकुलर वर्ग को एक विशेष प्रावधान कर दिया गया हो, और ऐसा ये लिखित तौर पे लिखा होना चाहिए। किसी विशेष व्यक्ति या विशेष वर्ग का होना इसमें नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर विधि के समान समता, विधि के समक्ष समता के अंतर्गत और देखें, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे व्यक्ति हो, अगर वो नियम तोड़ता है तो उसका एक विशेष प्रावधान है जो कि कानूनी व्यवस्था से उसको सॉल्व किया जाएगा, यानी कानून का शासन, विधि के समक्ष समता का, यानी कि कानून का शासन वहां पे मान्य होगा। ये इंग्लैंड से लिया गया है। विधि का समान संरक्षण, अगर आप नियम तोड़ते हैं तो आपको विशेष प्रावधान के अंतर्गत कानूनी व्यवस्था आपको फॉलो की जाएगी। इसमें भी एक्सेप्शन हो सकते हैं, समान लोगों के साथ समान व्यवहार, असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार। ये परिस्थिति को देखते हुए, यहाँ परिस्थिति सबसे इंपॉर्टेंट है, परिस्थिति को आपको इसमें ध्यान रखना है। परिस्थिति को देखते हुए ये बात अरस्तु ने की, ये यूएसए से लिया गया है। तो आपको आर्टिकल 14 समझ में आ गया होगा। इसमें एक कुछ एक्सेप्शन है, इसमें उस एक्सेप्शन को हम बताएंगे। एक्सेप्शन के अंदर बात करें, आर्टिकल 14 जो है, कुछ लोग हैं उन लोगों पे लागू नहीं होता है, ज्यादा बड़ी बात है। अब बात हमेशा पूछा जाता है जिसमें कि राज्यपाल या राष्ट्रपति, ये देश के प्रथम व्यक्ति होते हैं। यहाँ पे इस की पॉइंट को समझते हैं। समानता का अधिकार, व्यक्ति की समक्ष समता, व्यक्ति का समान संरक्षण, ये आर्टिकल कुछ ऐसे विशेष वर्ग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिन पे उस समय ये लागू नहीं रहता है। इसमें राज्यपाल राष्ट्रपति रहता है। इसमें कैसे, कार्यकाल के दौरान आर्टिकल 14 इन पे लागू नहीं होगा, यानी कि उन्होंने जो कार्यकाल के दौरान जो नियम और रूल्स लागू किए हैं, तो उन पे फौजदारी मुकदमा अगर चल रहा है, यानी कि कुछ भी गलत हुआ है, तो कार्यकाल के दौरान उन पे फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। ठीक है, हाँ सिविल वाला मामला चल सकता है। कुछ दिन पहले उनको एक लेटर दे दिया जाएगा कि आपके खिलाफ ये हो रहा है, आप इसमें दोषी पाए गए हैं, तो आप तैयार हो जाइए अपने साक्ष्य, अपने आप को सही साबित करने के लिए। तो फौजदारी मुकदमा, अरे फौजदारी मुकदमा क्या होता है, दो तरीके से मुकदमा होते हैं, समझते हैं। एक तो सिविल वाला, सिविल जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है, फौजदारी जो मर्डर से रिलेटेड होता है ना, वो फौजदारी मुकदमा। फौजदारी वाला मुकदमा उनके कार्यकाल के दौरान नहीं चलाया जा सकता है, इस पर राष्ट्रपति और राज्यपाल पर। ठीक है, उसके बाद ये पद पर गिरफ्तार नहीं होंगे, ये पद पर गिरफ्तार नहीं होंगे। ठीक है, इतना ही लिख लीजिए। आर्टिकल 14, ये अपवाद, आर्टिकल 14 में अपवाद है। ये दो लोगों पे लागू नहीं होता है, जिसमें कि राज्यपाल और राष्ट्रपति रहता है। इसके अंतर्गत इन पे जो फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जाता, कार्यकाल के दौरान फौजदारी मुकदमा नहीं चला जाएगा। कार्यकाल दौरान लिख लीजिए, आप समझ लीजिए थोड़ा सा, कार्यकाल के दौरान ये फौजदारी मुकदमा यहाँ पर नहीं चला जाएगा, पद पर गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। उसके बाद ये हमारा आर्टिकल 14 यहाँ पे खत्म होता है। बताने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं थोड़ा ब्रीफ में ही बता रहा हूँ, पूरा फुल नहीं बता रहा। ठीक है, तो जितना इनफ है, काफी है, कम से कम 4 से 5 किताबों से है ये। तो आपको वीडियो कैसी लग रही है, अगर अच्छी लग रही हो तो इसको शेयर करते रहिए, मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, अब हम आर्टिकल 15 को पढ़ेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। वैसे सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल 14 था, ये हमारा आर्टिकल खत्म होता है। आर्टिकल 15 की हम बात करते हैं, लिख लिया होगा आपने। आर्टिकल 15 पे चलते हैं हम। आर्टिकल 15 क्या होता है, अनुच्छेद 15 ये समानता के अधिकार के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, इसके अंतर्गत
इसमें तकरीबन 4 5 15 का ए, धर्म जाति लिंग भेद, राज्य भेद नहीं करेगा, राज्य विभेद नहीं करेगा। फिफ्टीन का बी सेकंड, धर्म जाति लिंग भेद, जन्म स्थान और लिख लीजिए इसमें जन्म स्थान, मूल वंश, इस आधार पे राज्य विभेद नहीं करेगा। राज्य यानी कि कोई भी संस्था जो देश को चलाने के लिए अहम रोल रखती है। इसमें 3 स्तर पर या 4 स्तर पर ऊपर आपकी संसद होती है, उसके बाद स्टेट में विधानमंडल होता है, नीचे अगर देखा जाए विकेंद्रीकरण जो कि ग्राम पंचायत क्षेत्र पंचायत वाली होती है, उसके बाद नीचे एसडीएम होते हैं, तहसीलदार होते हैं। इस तरह से पूरी प्रशासन व्यवस्था बनी हुई है पूरा देखने के लिए। तो ये कोई भी नियम कानून बना जाएगा तो धर्म जाति लिंग भेद जन्म स्थान मूल वंश राज्य इसमें विभेद नहीं करेगा। राज्य यानी कि यूपी ले लो या बिहार ले लो, राज्य का तात्पर्य यहाँ पे स्टेट का भी हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी हो सकता है। मतलब जो लोगों के बीच प्रशासनिक वर्ग या राजनीतिक वर्क कर रही हैं, राजनीतिक इकाइयां हैं, वो अगर कोई भी नियम और कानून बनाती हैं या लक्ष्य बनाती हैं तो धर्म जाति लिंग भेद के या मूल वंश के आधार पर उसमें विभेद नहीं कर सकता। आर्टिकल 15 का फर्स्ट है। आर्टिकल 15 का बी क्या कहता है? आर्टिकल बी का 15 का जो सार्वजनिक स्थल है, सार्वजनिक स्थल कुएं हो गए, तालाब हो गए, नदियां हो गई, सार्वजनिक अगर कोई आवास है, भवन है, हॉस्पिटल है, यहां विभेद राज्य नहीं करेगा। मान के चलिए किसी तालाब में किसी पर्टिकुलर जाति के लोग ही पानी भरते हैं, तो किसी अन्य विशेष को वहां पानी नहीं भरने दिया जाता है। इस स्थिति में वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, यानी कि उसके मूल अधिकार का उल्लंघन होगा। इसके लिए आप 15 के बी आर्टिकल में आप इसको ध्यान में रखेंगे। अब इसमें अगर देखा जाए आर्टिकल 15 के अंतर्गत, जैसे कि सार्वजनिक स्थल में तालाब हो गया, तालाब, नदी, झील, सार्वजनिक मॉल, सार्वजनिक का यहां तात्पर्य आपको समझना होगा। सार्वजनिक का तात्पर्य एक सार्वजनिक हो गया, एक खुद का हो गया। यानी कि खुद का, यार कि मान के चलिए आप पर्टिकुलर व्यक्ति हैं, आपने अपने खुद के पैसे से अपने कोई नल लगाया और अपने परिवार के लिए आपने वो नल लगाया, तो कोई दूसरा व्यक्ति आपके यहाँ से पानी लेने के लिए आता है और आप मना कर देते हैं, तो उस समय क्या होता है? उस समय उसके मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं होता है। और वो अगर आपसे कहता है कि आपने मेरे मूल अधिकार का उल्लंघन किया है, तो आप बोल देना आर्टिकल 15 का बी में पढ़ के आया हूँ, इसमें मुझे बताया गया कि सार्वजनिक स्थल यानी कि जो सरकारी संस्थाएं, यानी कि सरकारी इकाई है, यानी कि सरकारी जितने भी प्रावधान है, सरकार से वित्त पोषित है, जितनी भी संस्थाएं, स्थल और अस्पताल, वहां पे विभेद नहीं किया जा सकता। लेकिन निजी संस्थाएं इसमें नहीं इंक्लूड होती, यहाँ विभेद कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिए आर्टिकल 15 के बी में। अब आर्टिकल 15 के सी की बात करते हैं। आर्टिकल 15 के सी में क्या है?
ये एक्सेप्शन को बताता है, अपवाद, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आ रहा है कि नहीं आ रहा, थोड़ा मैं चेक कर लूँ उसको। आर्टिकल 15 का सी अपवाद है, जिसमें बताया गया है कि थोड़ा समझते हैं। आर्टिकल 15 धर्म, जाति, लिंग, भेद, जन्म स्थान, मूल वंश, इस आधार पर राज्य इनमें विभेद नहीं कर सकता, यानी कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। कुल मिला के भेदभाव से रिलेटेड ये आर्टिकल है, आर्टिकल 15। अब सार्वजनिक स्थल जितने भी हैं, चाहे तालाब हो, चाहे नदी हो, चाहे झील हो, कोई भी स्थल हो, यहाँ पे विभेद नहीं किया जा सकता, लेकिन निजी संस्थाएं कुछ होती हैं, वहां पे विभेद कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे आनंद होता तो आप सीधा जा सकते हैं। धर्म, जाति, लिंग के आधार पर विभेद आर्टिकल 15(1) ही बोलता है, लेकिन यहाँ आर्टिकल 15(c) का अपोजिट आर्टिकल सी है। इसके अंतर्गत कुछ ऐसे सामाजिक या वंचित वर्ग है, उनके साथ विभेद किया जा सकता है, जिसमें जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर विभेद किया जा सकता है। राज्य उसमें विभेद कर सकता है, जैसे कि महिलाओं के साथ उनको विशेष प्रावधान दे सकता है, बच्चों को विशेष प्रावधान दे सकता है। कहते हैं कि एक महिला है, अगर बोल देती है, उसके बारे में कहा जाता है कि शादी जहाँ से हुई, अर्थी भी वहीं से उठेगी। तो उसके इस चीज को लेके वो अपने घर को नहीं छोड़ती है, और उसके न जाने क्या क्या होता रहता है। अगर मतलब उसका शोषण होता है, तो इसके लिए भी ये आर्टिकल उस पर फिट बैठता है। उसके लिए नियम बना दिया गया है। इसके अंतर्गत दहेज अधिनियम 1961, बाल संरक्षण अधिनियम, बच्चों के संरक्षण से रिलेटेड 2005, पॉस्को पॉस्को अगर 18 साल से कम उम्र का बच्चा है या बच्ची है, उसके साथ शोषण होता है, पॉस्को एक्ट है, इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसको लिखेंगे आर्टिकल 15 के सी में, महिलाओं व बच्चों या वंचित वर्ग में विभेद किया जा सकता है, विभेद किया जा सकता है। अब इसके अंतर्गत पॉस्को एक्ट, पहले तो घरेलू हिंसा, आ रहा है नहीं आ रहा, तो इसको मिटा देते हैं, उसके बाद ऊपर लिखते हैं, इसको लिख लीजिए, इसको उतार लीजिए। नंबर 1, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, ये आप जानते हैं। दहेज से अगर कोई दहेज की अवधारणा देते हुए अगर स्त्री का शोषण करता है, या जो आर्टिकल 15 के अंदर बातें दी है उसको अगर नहीं मानता है, तो उस पर दहेज प्रतिरोध अधिनियम 1961 लागू होगा। नंबर 2, बाल संरक्षण अधिनियम, समझ रहे होंगे, अब तो समझ में आने लगा होगा। दहेज प्रतिरोध अधिनियम घरेलू हिंसा अधिनियम, ये 15C के अंतर्गत ये नियम बनाया गया, घरेलू हिंसा अधिनियम। पॉस्को 2012, बाद में इसको 2016 में डिवाइड किया गया। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, इनको वैसा लिख लीजिए।
बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी डेट बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। इनकी जो डेट है, दहेज दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961, बाल संरक्षण अधिनियम इसको मैं बाद में बताऊंगा, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, पॉस्को 2012, बाद में 2016 कर दिया गया। ठीक है, आवास का अधिकार इसमें आ जाएगा। आवास का अधिकार, आवास का अधिकार चलिए एक बार रिपीट करते हैं। आर्टिकल 15 के अंतर्गत धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेद नहीं किया जा सकता है। 15 के ए में ये बात बताई गई। 15 के बी में बताता है कि 15 के ए में ये बात, 15 के बी में सार्वजनिक, जो कोई भी सार्वजनिक स्थल है, मॉल हो गए, रेस्टोरेंट हो गए, मतलब सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थाएं, औषधालय हैं, जितनी भी सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा जितनी भी नियम कानून है, अगर सार्वजनिक तौर पर अगर वो आते हैं तो वहाँ पे भी विभेद नहीं किया सकता है। लेकिन निजी प्रेषण में, वहाँ पे निजी प्रेषण जो कि अपने निजी उद्देश्यों के लिए जो निजी व्यक्ति बताता है, वहाँ पे विभेद किया जा सकता है। उसका आर्टिकल 15 का 2 है। 15 के सी में आर्टिकल 15 का जस्ट अपोजिट 15 का ए के जस्ट अपोजिट 15 सी है। उसके अंदर बताया गया कि महिलाओं, बच्चे, वंचित वर्ग, उनके साथ विभेद किया जा सकता है जाति, लिंग भेद के आधार पे। इसके लिए कुछ एक्ट बनाए गए, जिसमें कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, बाल संरक्षण अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, उसके बाद पॉस्को, जिसको 2012, बाद में 2016 कर दिया गया। पॉस्को आप जानते हो 2016, 18 साल से कम उम्र के साथ अगर शोषण होता है, यौन शोषण होता है, उसमें 18 साल से अगर वो बच्ची कम होती है तो ये पॉस्को एक्ट उस पर लागू होता है। चलिए आपको समझ में आ गया, आप लिखिए आगे। हम आर्टिकल 15 के 4 पे बात करेंगे। मैंने आपको आर्टिकल बताया 15 का 1, 15 का 2, 15 का 3, 15 का 4। आर्टिकल 15 का 4 आर्टिकल बात करेंगे। ये आर्टिकल SC और ST वर्ग से है, समाज के वंचित वर्ग। आर्टिकल 14 के बारे में अगर बात करें, समाज के जो वंचित वर्ग हैं, वंचित वर्ग सामाजिक दृष्टि से, आपको सामाजिक दृष्टि, आर्थिक दृष्टि नहीं। आजकल जो रिजर्वेशन दिया गया ईडब्ल्यूएस वाला जो आरक्षण दिया गया है, वो आर्थिक वंचित वर्ग के आधार पर दिया गया है, यानी कि आर्थिक रूप से व्हीकल ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक क्या है इसका, इकोनॉमिकली वीक ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण दिया गया आर्थिक आधार पर। यहाँ पे जब आर्टिकल 15 का 4 दिया गया है, जो समाज के वंचित वर्ग है, समाज के वंचित वर्ग सामाजिक आधार पर, सामाजिक आधार पर। चलो इस पर चर्चा करते हैं कैसे। और इसमें थोड़ा सा 1951 में संशोधन द्वारा जोड़ा गया ये। चलिए समझते हैं आर्टिकल 15 का 4 क्या है। आर्टिकल 15 का 4 समाज के जो वंचित वर्ग है, सामाजिक दृष्टि से देखा जाए, अगर जब संविधान बना था, संविधान बनने से पहले समाज के कुछ ऐसे वर्ग थे जिनके साथ विशेष शोषण हुआ था सामाजिक दृष्टि से। उनको कहीं पानी के लिए प्रताड़ना या कुछ बड़े वर्ग उनको नीच दृष्टि से देखना, जिससे कि वो उनका इतना शोषण हुआ था कि पहले एक प्रकार से अगर देखा जाए, पहले एक्स पोजीशन पे थे, इतना शोषण होते होते वो नीचे चले गए, इतना नीचे चले गए कि उनका एक प्रकार से समाज में जो एक प्रतिष्ठा थी, एक सम्मान था, वो सब खत्म होता चला गया। जब खत्म होता चला गया तो
उनकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई, आर्थिक स्थिति खराब हो गई, तो उनको बराबर लाने के लिए आर्टिकल 15 का 4 जोड़ा गया, जिसके कि SC ST एक्ट SC नहीं, SC और ST वर्ग के लिए जुड़ा गया, जो कि समाज के वंचित वर्ग से रिलेटेड है। समाज के वंचित वर्ग SC ST के लिए ये 1935 में इसका प्रावधान बताया गया था। पता है कि 15% आरक्षण की व्यवस्था यहाँ पे बताई गई। यहाँ प्राइवेट संस्था के अंदर बात कर रहे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट आर्टिकल 16 आएगा, प्राइवेट संस्था के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं, ठीक है। कुल मिला के ये अभी ज्यादा नहीं, अगर निजी संस्था समाज के वंचित वर्ग को इसमें आरक्षण दे सकती है, यहाँ ये बात की गई। आगे पूरी डिटेल आर्टिकल 16 के 4 में ये रिजर्वेशन वाला सरकार से रिलेटेड है, वो आर्टिकल 16 के अंदर आएगा। ये चलो मैं बात बताऊंगा। एक प्रकार से यहाँ पे आर्टिकल 14 का तात्पर्य यही है कि समाज के जो वंचित वर्ग है, समाज की दृष्टि से वंचित वर्ग है, उनको एक विशेष प्रावधान दिया जा सकता है उनके उत्थान के लिए, वो आर्टिकल 15 के 4 में दिया गया है, ठीक है। 1951 में ये जोड़ा गया था, 1951 में संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। समाज के वंचित वर्ग को विशेष आरक्षण दिया सकता है शैक्षिक वर्ग में। शैक्षिक संस्था है, उससे जो शैक्षिक संस्था है, इसमें यहाँ पे आर्टिकल मतलब इसमें समाज के वंचित वर्ग को उसके अंतर्गत एक विशेष प्रावधान दिया जा सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं आर्टिकल 15 के। इसी के आगे हम बात कर रहे हैं, एक केस हुआ था चंपकम दोराई राजन केस। इसमें इस आरक्षण को खत्म, मतलब ये जो समाज के वंचित वर्ग के उत्थान के लिए एक विशेष प्रावधान की बात की, आरक्षण की बात नहीं कर, आरक्षण की बात नहीं है ये, यहाँ बस इतना बात है, समाज के वंचित वर्ग का समाज के वंचित वर्गों के विशेष प्रावधान की जो बात की गई थी। तो एक चंपरम दोराई राजन केस हुआ था, उसमें इस चीज को खत्म कर दिया गया। उसमें कहा गया कि 15(1) का आर्टिकल 15(1) में जाति भेद लिंग के आधार पे ये विभेद नहीं किया जा सकता है, तो इस आधार पे ये खत्म कर दिया गया था, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, समझ में आ रहा होगा, दोबारा मैं बताऊं आर्टिकल 15 का 4 समाज के वंचित वर्ग। यहाँ पे एक प्रकार समाज के वंचित वर्ग SC ST वर्ग को सामाजिक आधार पर विशेष प्रावधान देने की बात की गई। अब ये बात 1991 में संशोधन द्वारा ये जोड़ा गया, जिसमें शैक्षिक वर्ग में उनको विशेष प्रावधान दिया जा सकता है। आगे चल के चंपकम दोराई जन एक केस डाला गया, उस केस में इस चीज को कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि ये बताता है 15(1) का फर्स्ट जो है 15 का फर्स्ट, जो कि धर्म जाति लिंग वेद के आधार पे विभेद नहीं कर सकता राज्य, इसका उल्लंघन करता है, तो इस आधार पे ये हटा दिया गया। फिर आगे की स्थिति क्या होती है इसकी, आगे की स्थिति में चलिए बताते हैं। तिरानवेवां संविधान संशोधन, 93वां संविधान संशोधन 2005।
93वां संविधान संशोधन 2005 इसकी बात की गई। इसके अंतर्गत क्या है, नामांकन में आरक्षण राज्य प्रावधान कर सकता है। चंपरम केस में इसको मना कर दिया गया। 93वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें 2005 में नामांकन में आरक्षण राज्य प्रावधान कर सकता है। इसमें एक तो शैक्षिक आधार पर, सेकंड आपका सामाजिक आधार पर। शैक्षिक आधार क्या हो सकता है, शैक्षिक आधार प्लस सामाजिक आधार। तिरानवा संविधान मतलब पहले क्या हुआ कि आर्टिकल 15 की फोर्थ की बात कर रहे हैं कि विशेष परिस्थिति में सामाजिक पिछड़े वर्ग को समाज के वंचित वर्ग को विशेष प्रावधान किया जा सकता है। इसमें एक प्रकार से इंडिकेशन, रिजर्वेशन का इंडिकेशन यहाँ कर दिया गया था, फुल्ली बताया नहीं गया था। स्पेशली वो SC/ST का इंडिकेशन था 15 के 4 में क्या हुआ उसके बाद यहाँ पे चंपरम दोहराई केस डाला गया इसके विरोध में, क्योंकि यहाँ पे ये 15(1) का उल्लंघन कर रहा था। इसमें कहा गया है कि ये जो है 15(1) का उल्लंघन करता है, जिसमें कि धर्म, जाति, लिंग आधार पर विभेद स्थापित होता है। इस आधार पे इसको रद्द कर दिया जाए। इस आधार फिर उसके बाद इसके आधार पे ये रद्द कर दिया गया। जो 15 का 4 था, ये मतलब यहाँ पे 15 का 4 ये कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद 93वां संविधान संशोधन हुआ 2005 में, जिसमें नामांकन में आरक्षण राज्य प्रावधान कर सकता है। ये शैक्षिक आधार हो सकता है या सामाजिक आधार हो सकता है। शैक्षिक आधार, सामाजिक आधार। यहाँ एक एक्सेप्शन होगा। यहाँ अपवाद क्या होगा, अपवाद अल्पसंख्यक वर्ग। आपको पता है अल्पसंख्यक का एक अलग से ही संस्था खोलने का या अलग से शैक्षिक आधार बनाने का, उन्हें शिक्षा पाने का अधिकार दिया गया संविधान के अंदर, इसलिए इसको एक्सेप्शन कर दिया गया। तो आजकल जो प्रावधान है ये कहाँ का लागू है राज्य में आरक्षण, ये वर्तमान में आरक्षण कहाँ का लागू है, राज्य संस्थाएं, सेवाएं, शिक्षा संस्थाएं, राज्य संस्थाएं जैसे कि राज्य संस्था चुनाव आयोग, सेवा संस्थाएं, PCS, शिक्षा संस्थान, यूनिवर्सिटी, इनमें लागू है। जैसे कि वर्तमान में आरक्षण 15(5) जोड़ा गया बाद में। ये जो 15 का, ये 93वां संविधान में 15 का 5 है, 15 का 5 के अंतर्गत जुड़ा गया। इसमें कि आपका ये लिख लिया होगा आपने, शैक्षिक आधार पे अब आरक्षण कहाँ का है, राज्य में जो PCS होते हैं, PCS वाले जो पद होते हैं, या स्टेट गवर्नमेंट के जो पद होते हैं, यहाँ रिजर्वेशन होता है। संस्था में रिजर्वेशन होता है, जिसमें चुनाव आयोग होता है, ठीक है, चुनाव आयोग में संस्था होता है। उसके बाद आपका शिक्षा संस्थान, एक शब्द है यहाँ पर नामांकन समझते हैं। नामांकन के मतलब 100 सीटें निकली हैं तो 15% आरक्षण, 15%, किसी का 21%, किसी का 22%, अलग अलग स्टेट में अलग अलग रहता है। सेंट्रल 15% होता है। जैसे कि SC और SC का 15% है सेंट्रल में, ST का 7.5% है। अगर याद नहीं तो इसका 7.5 आरक्षण है, ठीक है। उसके बाद OBC 27% आरक्षण, टोटल मिला के 49.5। इंदिरा साहनी केस आगे आएगा, है ना। ये आगे की बात है, मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया कि 15 के 4 में
इस चीज़ को रद्द किया है। 1505 में इसको स्टार्ट किया है नेहरू द्वारा स्टार्ट कर दिया गया, मतलब सॉरी ये बात की बात है। 93 संविधान संशोधन 2005 में संशोधित किया गया, जिसमें नामांकन में आरक्षण चंपरम दोराई केस जो हुआ था उसमें कैंसिल कर दिया। बाद में संविधान 93 संविधान संशोधन द्वारा 2005 में नामांकन में आरक्षण राज्य प्रावधान कर सकता है, जिसके अंतर्गत आरक्षित संस्था आरक्षण कहाँ लागू हो सकता है। संस्था के अंतर्गत राज्य में शिक्षा संस्थान में, जिसमें यूनिवर्सिटी कॉलेज यार कॉलेज वॉलेज में आप सब स्टूडेंट है, नामांकन एनरोल नंबर होता है ना, एनरोल नंबर में रिजर्वेशन हो सकता है। वो एनरोल नंबर जो आपका होता है ना, उस तरीके से उनमें एक सीटें रिजर्व रहती है ना, इस हिसाब से देखते हैं। अभी हम गवर्नमेंट की बात नहीं करें, ये सर एक प्रकार से बातें कही है, ये प्राइवेट संस्था के लिए बातें हैं। जो गवर्नमेंट वाली बातें आर्टिकल 16 के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद लास्ट में 15 आर्टिकल के अंतर्गत क्या बचता है, 15 का 6 आता है, जो कि करंट मुद्दा है। करंट मुद्दा 15 का 6 यहाँ रहा होगा, 15 का 6 EWS आरक्षण। ये कौन सा संविधान संशोधन है? 1/3 संविधान संशोधन। 15(6) में EWS आरक्षण, इकोनॉमिकली व्हीकल सेक्शन, ठीक है। तो इसमें जो आरक्षण 15 का 6 में आर्टिकल 15 के 6 में ये चीज करंट में जोड़ दी गई। तो अब क्या थोड़ा सा इसको चर्चा करते हैं, थोड़ा सा अब वीडियो खत्म होने वाला, थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। जैसे कि 15 के 6 EWS आरक्षण मिला है, तो यहाँ ये इकोनॉमिक तरीके आर्थिक स्थिति, जिसको आर्थिक स्थिति बोलते हैं ना, आर्थिक आधार पर यह आरक्षण मिला हुआ, लेकिन संविधान के सामाजिक आधार पर आरक्षण मिलना था, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया गया कि संविधान ने नियम ऐसे बनाए कि मतलब आरक्षण का प्रावधान किया गया। तो जब प्रावधान किया गया तो संविधान के अंतर्गत बहुत सारे नियम कानून बनाए गए, जो कि आर्टिकल 14 पे फिट बैठते थे। आर्टिकल 14 पे फिट बैठने का मतलब तात्पर्य हुआ कि प्रक्रियाएं निश्चित थी, लिखित था, किसी विशेष वर्ग का आरक्षण नहीं था, पूरे संपूर्ण मतलब किसी विशेष वर्ग या व्यक्ति का आरक्षण नहीं था, एक पूरा विशेष एक प्रकार से पूरा लिया गया था आरक्षण था, ठीक है। लेकिन EWS में इनको प्रूव करना था, तो ये मुद्दा भी चला धीरे धीरे। यहाँ सामाजिक आर्थिक दृष्टि वाली बात नहीं की गई थी कि आर्थिक दृष्टि पे ये आरक्षण होगा, लेकिन यहाँ आर्थिक दृष्टि पे आरक्षण दे दिया गया। इसके लिए आर्टिकल 14 पे ये बात फिट बैठानी थी। मैंने इसीलिए बताया कि सबसे ज्यादा बेस पॉइंट, जितना भी बेस पॉइंट है, बेस पॉइंट क्या है, आर्टिकल 14 है। 14 कोई भी चीज नियम रूल्स बना रहे हैं, तो यहाँ पे भी इनको सिद्ध करने में तकरीबन 2 से 3 साल लगे, उसके बाद ये रूल्स लागू हुए। एक इंदिरा साहनी केस था, जिसमें इंदिरा साहनी केस में बताया गया कि जो रिजर्वेशन है 49.5% से ज्यादा नहीं होगा, जिसमें SC का आरक्षण 15%, ST का 7.5%, OBC का 27% रहेगा। ये टोटल मिला के 49.5% रहेगा। लेकिन अब यहाँ पे इंदिरा साहनी ये केस हुई, इंदिरा साहनी द्वारा ये केस बताया गया, लेकिन अब यहाँ पे 10% आरक्षण इनको मिल गया है। 10% आरक्षण, ठीक है। 103वां संविधान संशोधन, इसको याद रखना, ये क्वेश्चन नहीं लगता, 15 का 6 में आता है, लेकिन ये प्राइवेट है, गवर्नमेंट नहीं। अगर प्राइवेट चाहे तो यहाँ कर सकता है ऐसा, ठीक है। गवर्नमेंट एग्जेक्टिव सेम टू सेम ही रहेगा आर्टिकल 16 के अंतर्गत। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझको बताइए, और आगे मैं आर्टिकल 16 लेके आऊंगा, तो मैं पूरा डिस्क्रिप्शन धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो, इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं पूरा बताऊंगा। ये जो सिलेबस पढ़ा रहा हूँ बहुत ब्रॉड सिलेबस है, आप पढ़िए, एक बार पढ़ लीजिए भाई। थोड़ा सा बातों में थोड़ा सा इतना प्रैक्टिस नहीं है, धीरे धीरे कोशिश करूंगा, धीरे धीरे अच्छा आपके सामने कर सकूं, ठीक है। और ये सब वीडियो फ्री है आपके लिए, इनको देखिए, लाइक कीजिए, थैंक यू, कमेंट जरूर कीजिए आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, धन्यवाद।